बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ काफ़ी अरसा से कर दिया हुआ है। तो हम लोग भी अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212 जो कि DAE मैकेनिकल सेकेंड ईयर का एक मेजर सब्जेक्ट है, उसे स्टडी कर रहे हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमने अपने पिछले लेक्चर तक चैप्टर नंबर 8 को ऑलमोस्ट हाफ स्टडी कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर था, जिसमें हमने पावर को मुंतकिल करने के डिफरेंट तरीक़ों को स्टडी किया, उससे रिलेटेड हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम्स को इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा क्लच पे, क्लच की कितनी टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सब स्टूडेंट्स को लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं वेलकम करता हूं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ जल्द अज जल्द आप तक पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे थे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो हमने उसमें पावर को मुंतकिल करने के 3 तरीक़ों को स्टडी किया। वो 3 तरीके कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने किया ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय बेल्ट एंड रोप्स। फिर हमने स्टडी किया कि बेल्ट एंड रोप्स में 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक ओपन बेल्ट ड्राइव, एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव। हमने स्टडी किया कि ओपन बेल्ट ड्राइव कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय चेन एंड स्प्रॉकेट। हमने देखा कि चेन क्या होती है और स्प्रॉकेट्स क्या होती हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरह पावर को हम एक शैफ्ट से दूसरी शैफ्ट में मुंतकिल करते हैं। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय गियर्स, कि गियर्स को किस तरह इस्तेमाल करके हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं या शैफ्ट की स्पीड्स को कम या ज़्यादा करते हैं। फिर हमने स्टडी किया कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय फ्रिक्शनल गियर्स। गियर्स में ही ये टॉपिक था कि फ्रिक्शनल गियर्स, फ्रिक्शन की मदद से किस तरह फ्रिक्शन गरारियों पर अपना अमल करेगी और किस तरह उस फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसफ़र होती है। तो हम आज इसी से रिलेटेड सैम्पल प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखें, मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसकी डाटा मैं बोलता हूँ। मैंने आपको बरहा दफ़ा इस बात पे बोला है कि आप इंजीनियर सैफुल्लाह की किताब ले लें। इंजीनियर सैफुल्लाह की किताब अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212, हम उस बुक को फॉलो करते हैं, उससे सैम्पल प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टडी करते हैं। बाकी आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं उस बुक को फॉलो करता हूं। तो आप लोग भी उसी बुक को अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इन लेक्चर्स की समझ आएगी। तो उस बुक में चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास जो प्रॉब्लम 1 है, वो कहता है कि एक 50 दंदानों वाली गरारी, ठीक है, एक 50 दंदानों वाला गेयर, ऐसा गेयर जिसके नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो 50 हैं, वो जुड़कर चलता है 100 दंदानों वाले गेयर से। ठीक है, दूसरा गेयर जिसके दंदानों की तादाद कितनी है? 100 है। फिर वो कहता है कि अगर 50 दंदानों वाले गेयर की स्पीड 90 रेवोल्यूशन पर मिनट हो तो 100 दंदानों वाले गेयर की स्पीड मालूम करें। तो स्टेटमेंट को पढ़ने से हमने सबसे पहले वो चीज़ें नोट करनी होती हैं जो हमारे पास गिवन है और जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो स्टेटमेंट को पढ़ने से मुझे पता चला कि उसने हमें क्या दिया था कि एक गेयर, पहला गेयर जो 50 दंदाने रखता है, मैंने उसे क्या दिया जी, मेरे पास जो N1 है उसके कितनी है? नंबर ऑफ टीथ 50। फिर उसने कहा जी वो दूसरे गेयर 100 दंदाने हैं जिसके उसके साथ फंस कर चलता है। तो N2 मेरे पास आ गए जी 100। फिर वो कहता है कि अगर 50 दंदानों वाले गियर की स्पीड 90 RPM हो, तो चूंकि 50 दंदानों वाला गियर मैंने गियर 1 कंसीडर किया था, तो ये स्पीड 190 होगी। तो वो कहता है जी 100 दंदानों वाला जो गियर है उसकी स्पीड फाइंड करें। तो हमने गियर से रिलेटेड फार्मूला स्टडी किया था। वो क्या फार्मूला था? हमने स्टडी किया था कि वेलोसिटी रेशो बराबर होती है N2 ओवर N1 इक्वल टू D2 ओवर D1 ओवर D2 इक्वल्स टू N1 ओवर N2।
तो मैंने आपको बोला था कि हम 1 2 3 इन 3 वैल्यूज में से किसी भी 2 को कंपेयर करके अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, इस फार्मूले में से मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया। ये कॉम्बिनेशन क्या है, n2 ओवर n1 इक्वल्स टू n1 ओवर n2। तो मैंने ये n2 फाइंड करना है, इसको मैंने यहां पे लिख लिया। अब ये n1 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इस n1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, वैल्यूज को इसमें पुट किया। n1 क्या है कि पहले गियर की स्पीड कितनी है, 90 rpm, ठीक है। फिर n1 दंदानों की तादाद कितनी है, 50। n2 दंदानों की तादाद कितनी है, 100। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास n2 दूसरे गियर की स्पीड आ जाएगी 45 rpm। इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, कि अगर एक गरारी जिसके दंदानों की तादाद 50 है और उसकी स्पीड 90 rpm है, वो 100 दंदानों वाली गरारी को जब चलाएगी तो दूसरी जो 100 दंदानों वाली गरारी है उसकी जो स्पीड होगी वो 45 rpm होगी। तो इसी तरह इस तरह के रिलेटेड, इससे रिलेटेड हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को इन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर वो हमें दो गरारियों की स्पीड देता है, एक के दंदाने बता देता है, तो हम नंबर ऑफ टीथ दूसरे के फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर वो हमें हमें वो स्पीड बताता है दोनों गरारियों की और एक का डायमीटर बता देता है, तो हम दूसरे का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं अपने दूसरी सैंपल प्रॉब्लम की तरफ। तो दूसरी प्रॉब्लम में वो कहता है, प्रॉब्लम नंबर 2 इंजीनियर सैफुल्लाह की बुक से मैंने ये नोट की है। प्रॉब्लम नंबर 2 में वो कहता है कि गिवन दैट, कहता है कि अगर एक बेल्ट के दोनों तरफ का तनाव टेंशन 120 पाउंड और 50 पाउंड हो और हम उसको एक ड्राइवर पुली की मदद से, जो हमारी ड्राइवर पुली है, उसके चक्कर फी मिनट 240 हो और उसका डायामीटर 4 फुट हो, तो जो वो हार्स पावर मुंतकिल करेगी, आप वो पावर फाइंड करें। सबसे पहले हमने डाटा क्या नोट किया, उसने बोला कि एक पुली, एक हमारे पास बेल्ट ड्राइव मतलब मैकेनिज्म है जिसमें बेल्ट के दोनों तरफ का जो तनाव है, जो टाइट साइड और स्लैक साइड होती है, वो उसने हमें दिया। हमने लिख लिया जी T1 इज इक्वल टू 120 पाउंड, T2 इज इक्वल टू 50 पाउंड। फिर उसने कहा कि ड्राइवर पुली जो है अगर वो 240 रेवोल्यूशन पर मिनट की रफ्तार से वो घूम रही है, उसकी स्पीड है, तो n इज इक्वल टू 240। ड्राइवर पुली का जो कुतर है, जो डायामीटर है, वो है 4 फीट। तो हार्स पावर मालूम करें। सबसे पहले हमने बेल्ट एंड पुली सिस्टम में हार्स पावर को मालूम करने के डिफरेंट सिस्टम्स में हमने फार्मूला ड्राइव किए थे। SI सिस्टम में क्या होगा, MKS सिस्टम में क्या होगा, FPS सिस्टम में क्या होगा। तो यहां पे देखें फुट पाउंड मिनट, FPS सिस्टम वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो वो फार्मूला क्या था, वो ये था कि हार्स पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 पाई DN। यहाँ पे D क्या है, T1 माइनस T2 क्या है, टेंशन, जो दोनों हमारे पास जो पुली पे बेल्ट लगा है उसकी दोनों साइड पे टेंशन है। D हमारे पास ड्राइवर पुली का डायमीटर है। N हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली, डिवाइडिंग बाय 33,000। तो जस्ट वैल्यूज पुट की, एंड D हमारे पास क्या था 4, N क्या है जी 240। इसको हमने कैलकुलेट करके सॉल्व किया तो हमारे पास जो हार्स पावर आ जाएगी वो होगी 6.3974 हार्स पावर। तो इस तरह हम लोग सिंपल वैल्यूज को फार्मूला में पुट करके हम वो पावर फाइंड कर लेंगे जो हमारी ड्राइवर पुली जो है वो ट्रांसफर करेगी ड्रिवन पुली को। तो ये तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल था विदाउट स्लिप, कि इसमें हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि कोई स्लिप नहीं हो रही बेल्ट और पुली के दरमियान।
अभी हम लोग सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि अगर बेल्ट और पुल्ली के दरमियान स्लिप भी मौजूद हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अपनी आज की नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो कि इंजीनियर सैफुल्लाह की किताब पे न्यूमेरिकल नंबर 7 है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में वो कहता है कि हमारे पास एक ड्राइवर पुल्ली है जिसका डायामीटर 8 मीटर है, जिसको 200 आरपीएम 200 चक्कर फी मिनट की रफ्तार से घुमाया जाता है। तो 200 आरपीएम को मैं रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एज यू नो डैट कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडिंग बाय 60, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेवोल्यूशन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा 3.333। फिर वो कहता है कि जो बेल्ट यूज हो रहा है अगर उसकी दोनों साइड्स पे टेंशन जो तनाव है वो 800 न्यूटन और 350 न्यूटन हो, ठीक है, टेंशन ज्यादा मतलब टाइट साइड पे ज्यादा टेंशन होगा। तो टाइट साइड पे ये क्या होगा जी, ये कौन सी साइड होगी, टाइट साइड पे टेंशन 800 न्यूटन, और ढीली साइड कौन सी है जी, स्लैक साइड, उस पे अगर टेंशन 350 न्यूटन हो तो कहता है जी ये ड्राइवर पुल्ली कितनी पावर मुंतकिल करेगी ड्रिवन पुल्ली को, वो हमने फाइंड करनी है। और कहता है अगर उसमें 5% स्लिप हो तो भी आप कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट स्लिप कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोगों ने जो जो डाटा गिवन है उसको यहाँ पे नोट कर लिया, जो रिक्वायर्ड है वैल्यू वो भी हमने बता दी। हमारे पास ये हॉर्स पावर क्या है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने क्या करनी है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग विदाउट स्लिप कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें सेकंड न्यूटन, ये हमारे पास एसआई सिस्टम में उसने दिया गया है। तो एसआई सिस्टम में हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, बेल्ट एंड पुल्ली की हॉर्स पावर मालूम करने के लिए T1 माइनस T2 पाई DN ओवर 746। T1 माइनस T2 क्या है, ये है जी हमारी जो बेल्ट इस्तेमाल हो रही है उसके दोनों अतराफ का, दोनों साइड्स का टेंशन तनाव। D हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट जो हमारे पास कौन सी है, ड्राइवर शाफ्ट। N क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो जितने चक्कर फी मिनट चक्कर फी सेकंड की रफ्तार से शाफ्ट घूम रही है, N। तो जस्ट हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। T1 की वैल्यू कितनी है 800, T2 की वैल्यू कितनी है जी 350 पाई, डायमीटर हमारे पास है जी 0.8 मीटर, हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड है 3.333 डिवाइडिंग बाय 746। तो हमारे पास जो हॉर्स पावर आ जाएगी विदाउट स्लिप, बगैर किसी स्लिप के, वो होगी 5.05 हॉर्स पावर। तो यहां तक तो न्यूमेरिकल था एज सिंपल एज पॉसिबल जो हमने ये सॉल्व किया। अभी हम लोग इसको मजीद कैलकुलेट करते हैं कि अगर उसमें 5% स्लिप हो तो फिर हॉर्स पावर कितनी होगी। तो देखें ये थी 5% स्लिप, हमारे पास 100% में से 5% जो है वो स्लिप हो गई है, तो हमें मिलेगी कितनी 95%। 5% तो वो पावर है जो स्लिप हो गई इसमें से, तो हमारे पास कितनी बची 95%। तो वो 95% को परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, तो जो हमारे पास आंसर आया उससे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा स्लिप के साथ 4.8 हॉर्स पावर। देखें विदाउट स्लिप कितनी पावर वो ट्रांसफर कर रहा था 5.05, स्लिप अगर उसमें 5% हो जाए तो कितनी पावर ट्रांसफर हुई 4.8 हॉर्स पावर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स जिन्हें हमने सॉल्व किया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आई होगी। आप इन्हें अपने नोटपैड पर
दोबारा से देखें, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। जो मैंने स्टेटमेंट बोली, आप सबसे पहले उस स्टेटमेंट को नोट करें अपनी नोटपैड पर, फिर उस स्टेटमेंट को समझें, उसे पढ़ें, उसे पढ़कर जो डाटा गिवन है वो आप नोट करें, जो रिक्वायर्ड है आप वो नोट करें। देन आप लोग सिंपल फार्मूला यूज़ करके इस सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप अपना ख्याल रखें और हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।